हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज हम 12 जून के द हिंदू में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हम वो देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम पहले आ गए हैं एडिटोरियल वाले पेज पे। ठीक है, तो हम पहले एडिटोरियल वाला पेज का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हमारा है एम्पलीफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडोलिसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। तो एडोलिसेंट गर्ल जो है उनके न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है, तो वो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। पहले तो क्या कहा जा रहा है, टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर। ठीक है, फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इंडिया को वी हैव टू प्रायोरिटाइज द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ किसका, एडोलिसेंट गर्ल। ठीक है, एडोलिसेंट गर्ल के न्यूट्रिशन और हेल्थ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। और ये जो आर्टिकल है ये गौरव गोगोई के द्वारा कहा जा रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के। ठीक है, तो उनका है ये। हमें कंटेंट से मतलब है तो हम वो ज़्यादा फोकस करेंगे। एडोलिसेंस इज़ पाइवटल पीरियड ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो एडोलिसेंट गर्ल हैं, ठीक है, एडोलिसेंट गर्ल जो हैं उनकी मतलब आप ये कहो कि वो जो पीरियड होता है, एडोलिसेंस का पीरियड होता है, ठीक है, वो एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। एंड देयर फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दिस सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रोथ कंपनसेट फॉर एनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट स्टेज इन गर्ल चाइल्ड। तो ये अर्ली मतलब अर्ली स्टेज होता है डेवलपमेंट का। गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस और इस तरह, और न्यूट्रिशन उस समय बहुत ज़रूरी होता है। फर्दरमोर एडोलिसेंट हेल्थ इज सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एडोलिसेंट हेल्थ इज़ अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है उसको बोला जा रहा है इंडिया में लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, दस द कंट्री बी होल्ड द कोलोसल अपॉर्चुनिटी टू एड द इट्स नेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन एंड इंटरवेंशन इन एडोलिसेंट गर्ल। तो किस तरीके से गवर्नमेंट को, कंट्री को फोकस करना चाहिए उसकी बात कही जा रही है। एवर ग्रोइंग न्यूट्रिशन कंसर्न, क्या क्या न्यूट्रिशन कंसर्न है। अब आप ये याद रखो, जैसे वुमेन और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इस सबसे आएगा, तो हमें ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का ज़रूर आपको आंसर राइटिंग में मेंशन करना है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी आया हुआ है, एडोलिसेंट गर्ल आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन के लिए वनरेबल होती हैं एनीमिया की प्रॉब्लम। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी जिनमें होती है। ठीक है, ड्यू टू ऑनसेट ऑफ मैंस्ट्रुएशन भी होता है गर्ल्स में। ठीक है, बॉयज़ भी बहुत मतलब मोस्टली जानते होंगे, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो एनीमिया बहुत लोगों को गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है एडोलिसेंट में। फाइंडिंग ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, देखो NFHS 5 की बात करी गई है 2019-2021, उसमें क्या कंफर्म किया गया है, दैट दीज कंसर्न आर स्टैगरिंग 59.1% ऑफ एडोलिसेंट गर्ल वर फाउंड टू बी एनेमिक। तो ये सारी चीज़ें हमको लिखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बताया जा रहा है कि 59.1% एडोलिसेंट गर्ल जो हैं वो एनेमिक है, मतलब उनके अंदर खून की कमी है। विद दी NFH4 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 नंबर ऑल्सो हैव रिपोर्टेड ओवर 41.9% ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल आर अंडर वेट। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली। पहले तो क्या पता चली, एनेमिक हैं। दूसरा क्या पता चला, दूसरा पता चला अंडर वेट। ठीक है, एनेमिक एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बताया गया, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में क्या बताया गया कि जो स्कूल गोइंग गर्ल हैं वो क्या हैं, वो अंडरवेट हैं। ये यहाँ से आपको पता चला। ठीक है, वॉट मेक द सिचुएशन मोर कॉम्प्लेक्स इज फैक्ट दैट द रेंज ऑफ फैक्टर फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन टू कल्चर नॉर्म लैक द जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट। जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट पर फोकस करने को कहा जा रहा है। विद इन अ हाउस होल्ड अफेक्ट द न्यूट्रिशन अपटेक इन द एडोलिसेंट गर्ल। ठीक है, और इस पे देखो ये तो है जेंडर न्यूट्रल की अगर बात करें, तो आपको पता होगा बहुत सारे विलेजेस में या बहुत सारे
रूरल एरियाज़ में बॉयज़ चाइल्ड अफेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरिजन टू गर्ल, ठीक है, तो उनकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चीज़ यहाँ से हमको पता चली। टैकलिंग द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ द न्यूट्रिशन अमंग एडोलिसेंट गर्ल इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ कंसर्न बट ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज़ फ्यूचर। तो एक तरीके से एडोलिसेंट गर्ल के अगर न्यूट्रिशन पे हम फोकस करेंगे तो वो क्या होगा, हेल्थ कंसर्न और ये सबको हम प्रॉपर ध्यान देंगे तो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के फ्यूचर में भी। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देनी है हमको यहाँ से। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, न्यूट्रिशन नीड ऑफ यंग गर्ल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुअरली बैलेंस्ड एंड इनसफिशिएंट डाइट कैन लीड टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी टाइम पे होता है। तो ये कहा जा रहा है अगर पुअरली बैलेंस्ड एंड इनसफिशिएंट डाइट होगा तो एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आएगा उनके अंदर, मतलब सोचने समझने की जो वो चीज़ें होंगी, क्या बोलते हैं, क्षमता कम हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर भी क्या होगी, वो भी अफेक्ट होगी, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कॉग्निटिव अच्छा होना चाहिए डिसीजन के लिए। दिस कैन रिजल्ट इन लोअर एजुकेशनल अलाइनमेंट विच कैन लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये लिमिट कर देगी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी लेटर इन लाइफ, अंडर नरिशमेंट एडोलिसेंट गर्ल आर ऑल्सो हायर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब जिनमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है जिन एडोलिसेंट गर्ल में, वो क्रोनिक डिजीज़ उनको हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, और इसमें क्या क्या हो सकता है, हेल्थ केयर बर्डन, बोथ फैमिलीज कम्युनिटीज़, पोटेंशियल लीडिंग टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी बढ़ सकती है। इट आवर गर्ल्स आर लेस हेल्दी एंड लेस एजुकेटेड, दे आर लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन फुली इन सोसाइटी वेदर थ्रू वर्क, पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी। तो ये हम अपने आंसर में लिखेंगे ना, ये सब नंबर ज़्यादा दिलाते हैं। अब अगर हम इस तरीके से लिखेंगे कि अगर गर्ल हैं वो लेस हेल्दी हैं, लेस एजुकेटेड है, तो क्या होगा, ये एक तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वर्क, पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रीडिफाइन द इंटरवेंशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बताई गई हैं। गर्ल देखो, एडोलेसेंट गर्ल विद इन द अम्ब्रेला ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक। अब देखो, जैसे हम सारी चीज़ें तो लिख दे रहे हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू कर दे रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे पूरे आर्टिकल आई है उसमें से कुछ कुछ पॉइंट हमें उठाना है, मतलब जो मैंने हाईलाइट किया। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लिख देना है, फिर कितना, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 5 में क्या कहा गया, ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और ये सब को लिख देंगे। फिर यहाँ से आपको ध्यान देना है, पोषण 2.0 की बात की जा रही है, ये ज़रूर आपको लिखना है। कभी भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है हमको, आंसर राइटिंग जब भी हमें करना है उसमें ये ध्यान देना है कि स्कीम ज़रूर मेंशन कर दे। तो इसमें पोषण 2.0 की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है क्या, द कवरेज, मतलब इसमें पोषण 2.1 में क्या किया जा रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल। कौन सा है ये स्कीम, अम्ब्रेला ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण 2.0 is step in right direction, provide implementation effectivity, target adolescent oriented scheme, जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी याद रखना हमको। तो मतलब स्कीम, जैसे अगर एडोलिसेंट पे आ जाए तो हमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी न्यूज़ में रहती है उससे रिलेटेड स्कीम, उससे रिलेटेड क्या क्या वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये हमको तैयार रखना होता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे, यूज़ एविडेंस एंड डेटा, होलिस्टिक नरेटिव, एडोलिसेंट गर्ल न्यूट्रिशन, ठीक है, फिजिकल वेलबींग, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज़ नीडेड। तो मतलब किस तरीके से ज़रूरी है, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इट इज़ माई ड्यूटी, मतलब ये अपने बारे में बताया है, तो ये आपको पॉलिटिकल नहीं ध्यान देना है। तो ये हमें एडोलिसेंट के बारे में था, वो हमको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जीएस पेपर 1 जो वुमेन और गर्ल्स से रिलेटेड जिसमें आता है वो हम लिख सकते हैं, और एसए में भी कई बार आता है, तो ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे, गवर्नर से रिलेटेड यहाँ पे हमारा आया हुआ है, गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स। गवर्नर के बारे में शॉर्ट नोट में भी हम डिस्कस करेंगे, कल वाला भी शॉर्ट नोट हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो गौतम एस रमन हैं वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एट द मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, रिसेंटली इशूज हैव अराइजन इन वेरियस स्टेट बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर हैज़ रिगार्ड टू द पासिंग द बिल। चीफ मिनिस्टर फील द गवर्नर हैज़ नॉट एक्टेड फॉर अनड्यूली लॉन्ग पीरियड ऑफ द बिल्स प्रेजेंटेड फॉर द असेंट। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है,
बिल जो प्रेजेंट होता है उससे रिलेटेड, एसेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब गवर्नर रोल के बारे में यहाँ से हम देखेंगे पहले। Legislature of state comprises governor and legislative assembly if the state has one house, and legislative council if state has two house। मतलब legislative assembly अगर state के पास सिर्फ वन हाउस है, legislative council दो हाउस है, तब के लिए बात हो रही है। गवर्नर हैज़ अ लिटिल ऑटोनॉमी इन हिज फंक्शनिंग, मतलब उसको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है फंक्शन के लिए। इट इज़ सेट अ लीगल पोजीशन, उसका एक लीगल पोजीशन होता है दैट कैन एक्ट ओनली टू द एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये याद रखना है, लाइन में यहाँ लिखते चल रही हूँ, यहाँ देख लो। एट एंड एडवाइस ऑफ COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट के लिए भी रहता है एंड गवर्नर के लिए भी, ये याद रखना है, ठीक है। पॉलिटी से 18 to 19 क्वेश्चन इस बार आए थे, तो हमें पॉलिटी पे भी ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ टॉपिक जैसे हैं प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेबस से देखते हुए हम उस पर एक एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे, उसको आपको अपने एक नोट मेंटेन करनी है, वहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चीफ मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ काउंसिल, ठीक है। देखो यहाँ एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द काउंसिल, गवर्नर की बात चल रही है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के केस में, पर यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर होगा। द इंटेंशन ऑफ द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर टू एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे की जा रही है और गवर्नर दोनों की। अब यहाँ पे देखना है, देयर इज हाउएवर अ सीवी टू दिस। अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है, जैसे आर्टिकल 163(2) की बात की गई है, वेयर अ गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशन, गवर्नर के डिस्क्रिशन की बात करी जा रही है। आर नॉट इन पर्टिकुलर मैटर इज सिग्निफिकेंट सिंस एज पर द आर्टिकल 163(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डिसीजन ऑफ कैन नॉट बी चैलेंज्ड, मतलब उसका कैन नॉट चैलेंज। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मिनिस्टर ओनली वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली परमिट टू दिम, मतलब ओनली, याद रखना है, ओनली वेयर। अब देखो कई एलिमिनेशन ट्रिक लोग बताते हैं कि अगर ओनली लिखा रहा तो गलत ही होगा, लेकिन ये वाला ध्यान से देखना है कि इसमें कहा जा रहा है ओनली वेयर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली परमिट, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है तभी वो डिस्क्रिशन अपना इंडिपेंडेंटली यूज़ करेंगे, ना कि मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में। आर्टिकल 200 क्या बात करता है, स्टेट दैट व्हेन द गवर्नर इज प्रेजेंटेड अ बिल, मतलब फर्स्ट लाइन से हमें पता चला बिल के बारे में बात होने वाली है। तो आर्टिकल 200 क्या कह रहा है, जब गवर्नर के पास बिल जाएगा, ठीक है, गवर्नर के पास बिल प्रेजेंट किया गया, ही कैन ईदर गिव एसेंट, मतलब या तो वो एसेंट देगा या विद होल्ड करेगा, मतलब रोकेगा, और रिटर्न द बिल, मतलब या तो असेंट दे देगा, मतलब पास कर देगा, विद होल्ड करेगा, या रिटर्न करेगा बिल, पर रिटर्न करेगा कुछ सर्टन सजेशन के साथ, ठीक है, सर्टन मैसेज सजेशन के साथ। और क्या कहेगा, विद द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल स्टेट दैट आफ्टर अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। अब याद रखो, रिटर्न तभी कर सकता है जब वो मनी बिल नहीं है, मतलब अगर मनी बिल हुआ ही कैन नॉट रिटर्न, ठीक है, वो नहीं रिटर्न कर सकता, ये याद रखना है हमको, ओके ओके। अब देखो मैसेज के साथ देगा टू रिकन्सिडर द बिल एज अ होल और एनी पार्ट, मतलब वो रिटर्न करेगा लेकिन मनी बिल नहीं होना चाहिए, मनी बिल होगा तो वो नहीं रिटर्न कर सकता, ठीक है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या होगा कि ये करना कि आप या तो होल बिल को वो कह सकता है रिकन्सिडर करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। हाउस कैन 6 मंथ टू डिसाइड, हाउस हैज़, मतलब हाउस के पास 6 मंथ होगा, 6 मंथ होगा डिसाइड करने के लिए, ठीक है, डिसाइड करने के लिए उसके पास 6 मंथ होगा, ये याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 मंथ। वंस द हाउस रिटर्न द बिल गवर्नर हैज़ नो चॉइस बट गिव असेंट, मतलब एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए दिया, उसके बाद फिर से अगर भेज देते हैं तो गवर्नर के पास कोई चॉइस, ऐसा प्रेसिडेंट में भी है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कई बार किए हैं, और प्रेसिडेंट वाला गवर्नर वाला आपको यही साथ साथ बताते चल रही हूँ। तो गवर्नर का होगा तो उसके पास कोई फिर से चॉइस नहीं बचेगा, मतलब वंस द हाउस रिटर्न द बिल, मतलब फिर से जैसे बोलना ना कि रिकन्सिडर के लिए गवर्नर ने भेजा हाउस में, अब हाउस वालों ने चाहे वो रिकन्सिडर किया या नहीं किया या जो भी, अगर वो फिर से भेजते हैं तो गवर्नर को क्या करना होगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, पर उसको एसेंट देना होगा, मतलब बिल को आगे पास करना होगा, मतलब उसको एसेंट देना ही देना होगा, मंजूरी देनी ही देनी होगी। वेदर और नॉट हिज रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड, ये
मतलब अगर उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं, उसको करना ही करना होगा, एसेंट देना ही देना होगा। सेकेंड प्रोविजो ऑफ द आर्टिकल गिव द गवर्नर डिस्क्रिप्शन टू रिफर अ बिल टू प्रेसिडेंट। और बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसमें गवर्नर क्या करेगा, रिफ़र कर देगा बिल को प्रेसिडेंट के पास। इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट बिल इज़ पास्ड वुड टेक अवे द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। अब आगे क्या बताया जा रहा है, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन प्रेसिडेंशियल असेंट फॉर सच बिल इज रिक्वायर्ड इज सेट आउट ऑफ द आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। Discretion of the governor does not contemplate an indefinite withhold of the assent to a bill. Such a action would cause a breakdown of the constitution machinery. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस पे रखना है, ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। अब गवर्नर ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, तो पुरुषोत्तम और स्टेट ऑफ केरला एक केस है जिसमें क्या कहा जा रहा है, वाइल डिसाइडिंग वेदर अ बिल पेंडिंग गवर्नर असेंट वुड लैप्स, कि जो वो बिल पेंडिंग है वो लैप्स होगी या नहीं अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द कोर्ट, कंसिडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201 होल्ड वुड वे नॉट बी, ये बात की जा रही है। अब आर्टिकल इट हैड सिंस देयर इज़ अ नो लिमिट, टाइम लिमिट, तो कोई टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है, ये याद रखना है। नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 200। एंड अब इसी तरीके से फंसा लेगा कि उसमें क्या बोलेगा कि टाइम लिमिट के अंदर उनको वापस करना होगा, ऐसे बताते हैं ऑप्शन में कि आपको लगेगा बिल्कुल करेक्ट ही है, पर क्या लिखा है यहाँ पे, नो टाइम लिमिट, ठीक है, ओके, फॉर द गवर्नर और प्रेसिडेंट टू गिव असेंट, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आगे देखेंगे, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नो एक्सप्रेस टाइम। The first proviso does mention that the governor ought to either give his assent or send the bill back to the house as soon as possible. As soon as possible बोल रहे हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके वो दे। शमशेर सिंह केस की बात की गई है यहाँ पे, देखो, ठीक है। इन शमशेर सिंह केस the court held through and explicitly that it is the only respect the second proviso that the governor exercise discretion, मतलब ये डिस्क्रिशन पावर की बात हो रही है गवर्नर की, और हमको प्रेसिडेंट का भी याद रखना है, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ गवर्नर एक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट हेल्ड दैट डी स्मिथ स्टेटमेंट ऑन रॉयल असेंट वुड होल्ड गुड इवन इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब नाबम रेबिया केस की भी बात हुई है। कुछ केसेस हमें गवर्नर से रिलेटेड याद रखने हैं, जैसे शमशेर सिंह, नाबम रेबिया, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सो फार आर्टिकल 200 इज कंसर्न्ड गवर्नर एक्सरसाइज डिस्क्रिशन ओनली with regard to whether a bill ought to be reserved for consideration of president or not। तो मतलब उसमें आर्टिकल 200 में ये बता रहे हैं कि गवर्नर क्या करेगी, गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ओनली विद रिगार्ड टू वेदर, कि मतलब वो जो बिल है ऑट टू बी रिजर्व, वो रिजर्व करना है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के या नहीं। This is the important because of the court has also held that the article 163(2) has to be understood in the context of the article 163(1), meaning only those matter where the governor accessibly permit to the governor can act automatically cannot be challenged before the court of the law। ये चीज़ है। Judgment of Nabam Rabia has been returned to the large bench of the court with regard to the issue whether a speaker is barred from proceeding and deciding matter under Schedule 10। तो यहाँ पे Schedule 10 की भी बात हो गई है। है रिमूवल ऑफ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो जो पेंडिंग है उसके लिए बात हो रही है। और जजमेंट है नेबम रेबिया हैज़ रिटर्न द लार्ज बेंच ऑफ द कोर्ट स्पीकर इज बार्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग, मतलब स्पीकर इसमें स्पीकर को मना किया गया है बार्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग विद डिसाइडिंग मैटर अंडर शेड्यूल 10 वाइल अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो ये गवर्नर देयरफॉर हैज़ नो डिस्क्रिशन टू आइडेंटिफाई विद होल्ड असेंट द बिल, गवर्नर देयरफॉर हैज़ नो डिस्क्रिशन आइडेंटिफाइंग विद होल्ड असेंट ऑफ द बिल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। इफ़ अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम, अगर बिल उनको प्रेजेंट किया गया है, इट हैज़ टू बी रिटर्न विद रिकमेंडेशंस, कि रिकमेंडेशन के साथ वो उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे और गिव असेंट दे देंगे। मतलब आगे वो या तो मंजूरी दे देते हैं या विद होल्ड करते हैं या रिटर्न करते हैं, ये कह के कि आपको इसमें रिकमेंडेशंस देते हैं कि इसमें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ टेक अवे पावर ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशनरी टू रिफर्स द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन रिफ्यूज़ल। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ से जो है वो डिस्कस किया है। तो ये चीज़ यहाँ से हम देख रहे हैं।
ओके। अच्छा, ये चीज़ आप बताना कि जो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करती हूँ वो आपको सही लगता है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो इससे आपको प्रॉब्लम होती है कि शॉर्ट में ही डिस्कस कर लेना रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें जिससे दिमाग में हमारे रहे और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, पर अगर आपको ऐसे चाहिए कि शॉर्ट में ही डिस्कस करें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे कुछ ना कुछ हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही है। यहाँ पे थाईलैंड इलेक्शंस की बात हुई है, ठीक है। और आगे आ जाएंगे हम, आगे आएंगे। वाई आर यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट्स विथ लार्ज फॉलोवर टारगेटेड बाई हैकर। तो मतलब जैसे ये बताया जा रहा है कि जो यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनके ज़्यादा फॉलोवर होते हैं, क्यों ऐसा है कि जो हैकर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। जून 5 वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट बरखा दत्त सेड ईमेल ऑन यूट्यूब चैनल ऑन डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मोजो स्टोरी वर हैक्ड बाई साइबर क्राइम। तो कोई मोजो स्टोरी चैनल है, ये बता रहे हैं कि उस पर हैक किया गया उसको साइबर क्रिमिनल्स, हैक्ड बाई साइबर क्रिमिनल्स। तो अपॉन गेनिंग एक्सेस टू चैनल हैकर डिलीट दी वीडियोस। तो हैकर ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया वीडियोस। यूट्यूब फ्रोज द अकाउंट आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम द जर्नलिस्ट। द अकाउंट विथ ऑल इट्स कंटेंट वॉज लेटर रिट्रीव। तो बाद में अकाउंट क्या हुआ कि जो कंटेंट था लेटर उसको रिट्रीव किया गया। अकाउंट ऑफ कॉमेडियन तन्मय भट्ट एंड यूट्यूबर अब्दू रोजिक वर ऑल्सो रिपोर्टेडली कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसा तन्मय भट्ट कोई का भट्ट हाँ कोई कॉमेडियन है उनके साथ भी हो चुका है, और अब्दू रोजिक है उसके साथ भी ये चीज़ हो चुका है। वाइल दी कंटेंट ऑफ दीज यूट्यूब चैनल्स डिफर, दे हैड वन थिंग्स इन कॉमन। वन कॉमन थिंग क्या थी, हाई सब्सक्राइबर काउंट, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। तन्मय भट्ट का जो यूट्यूब चैनल है उनके 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, एंड अदर चैनल्स जो हैं उसमें 500 के सब्सक्राइबर थे। तो मतलब वो लार्ज यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। वाई डू हैकर टारगेट यूट्यूब चैनल, क्यों टारगेट कर रहा है यूट्यूब चैनल को हैकर्स। इसमें है हैकर अटैक सच अकाउंट टू डिमांड रैंसम इन रिटर्न। मतलब वो पहले क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं चैनल को और सर्टन अमाउंट डिमांड करते हैं कि उसके बाद ही क्या करेंगे, चैनल को वापस करेंगे। और गेन एक्सेस टू अकाउंट ऑडियंस बेस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट स्कैम लिंक और मालवेयर। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको आपको समझना है। ये क्या करते हैं, गेन एक्सेस टू अकाउंट ऑडियंस बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूट स्कैम लिंक। जो ये स्कैम लिंक की बात हो रही है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई किसी का यूट्यूब चैनल है उन्होंने हैक कर लिया, अब जो सब्सक्राइबर हैं उनको क्या करेंगे, कुछ भी लिंक भेज देंगे, ठीक है। उस लिंक में मतलब ये होगा कि तुम ये करो तो तुम इतना जीत जाओगे, उतना जीत जाओगे, मतलब अमाउंट बता देंगे। वो लिंक वो उसने किया तो फिर उसका सिस्टम हैक हो सकता है, फिर उसके मतलब बहुत सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें रिस्क में आ सकती हैं। व्हेन हैकर अटेंड टू स्टोल्स व्हेन हैकर इज intend to use stolen YouTube accounts distributed link to malicious वेबसाइट और मालवेयर। मालवेयर एक malicious वेबसाइट है, उसकी बात की जा रही है अकाउंट मतलब यहाँ पे। तो इसलिए वो अटैकर जो हैं वो उसको करते हैं। एक्टर हाईजैक यूट्यूब चैनल्स, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पास द कुकी अटैक, गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप शेयर्ड इन ब्लॉग पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई। व्हाट इज़ गूगल डूइंग टू स्टॉप सच अटैक। तो गूगल क्या कर रहा है इस सबको स्टॉप करने के लिए जो यूट्यूब क्रिएटर्स के चैनल पे अटैक हो रहा है। गूगल ने 2021 में कहा कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट डिटेक्शन मैथड विद टूल एंड फीचर दैट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड स्टॉप थ्रेट। मतलब इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने चीज़ें वो कर रहे हैं कि ये जो थ्रेट है उसको कम कर पाएँ। यूट्यूब हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फीचर एंड प्रोटेक्शन टू मेक चैनल ट्रांसफर मोर स्ट्रिंगनेंट। एडिशनली प्लेटफॉर्म हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फीचर ऑफ ऑटो रिकवरी ऑफ हाईजैक। तो ऑटो रिकवरी ऑफ हाईजैक भी उन्होंने ले आया है, ऑटो रिकवरी ऑफ hijacked account. However, judging by reported incident and comment of YouTuber, it seems that these measures may not be enough. मतलब वो कह रहे हैं कि ये इनफ नहीं है। यूट्यूबर हैड कंप्लेन दैट द प्लेटफॉर्म डज नॉट रिक्वायर यूजर टू एंटर देयर पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड टू चेंज प्रोफाइल पिक्चर। मतलब ये कह रहे हैं ये चीज़ सही है और इनको लाना भी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि पहले जब भी कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है यूज़र को पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड डालना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर या फिर रिमूव करने के लिए वीडियोस को जो चैनल पे हैं। हाउ डू वी इम्प्रूव सिक्योरिटी, कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकते हैं, वो मेजर रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूट्यूब अकाउंट दैट हाईजैक्ड बाय थ्रेट एक्टर।
मतलब वो क्या कर सके, प्रोबेबिलिटीज़, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करे। सम ऑफ दीज मेजर्स जिसमें है आइडेंटिफाइड टिपिकल साइन ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक होता है, जैसे अवेयर रहें सोशल इंजीनियरिंग अटैक से, नॉट फॉलोइंग सस्पिशियस लिंक, जैसे अगर कोई सस्पिशियस लिंक है उस पर क्लिक ना करे, स्पेशली दोज फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्स, कोई अनवेरीफाइड सोर्स से है उसको ना क्लिक करे, नॉट डाउनलोडिंग अचीव्ड अटैचमेंट फॉर अनट्रस्टेड सोर्सेज। तो ये एक उन्होंने चीज़ें बताई हैं यूट्यूब क्रिएटर के जो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं उसके लिए। ये बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनकी बात की जा रही है। ओके, अब आगे आ जाएंगे और देखेंगे हमें और कौन सा डिस्कस करना है। यहाँ पे एक देखो आया हुआ है साइंस का, आपको पता ही है, कितने बार मैं कह भी चुकी हूँ और आपने ऑलरेडी देखा ही होगा कि साइंस का एक नया पेज ऐड हो चुका है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन डिफेंस ऑफ द अनोइंग फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की बात यहाँ पे की जा रही है, अ टेस्ट बेड फॉर जेनेटिक रिसर्च। तो इसमें हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे। फ्रूट फ्लाई कैन बी ट्रूली अनोइंग व्हेन दे आर बजिंग अराउंड योर लिविंग रूम और लैंडिंग इन योर वाइन। तो मतलब ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि ये कितना अनोइंग हो सकता है अगर आपके लिविंग रूम में है ये सब। फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो बोथ बिलोंग टू डेप्टेरा। तो फ्लाइज और मॉस्क्यूटो दोनों बिलोंग करते हैं डेप्टेरा, द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट दैट हैव ओनली 2 विंग, जिनका 2 विंग्स होते हैं। ये आप तो देख के जान सकते हो। फ्रॉम ग्रीक द मीनिंग 2 एंड पेट्रॉन मीनिंग विंग। ठीक है, तो डी पेट्रॉन। ओके, अब यहाँ हमें क्या ध्यान देना है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। हेल्पिंग साइंस, मॉर्गन नाउ हैज़ फर्स्ट टू वर्क, डेसोफेलिया। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो बोली गई हैं। डीएनए मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, डीएनए हेलिक्स एंड डेसिफर जेनेटिक कोड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सब हम देखेंगे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा। अब यहाँ पे देखो साइड में दिया हुआ है, ये हम देख लेंगे समरी करके। कॉमन एंसेस्टर दैट फाउंडेड इवोल्यूशनरी लाइन फ्लाइज एंड ह्यूमन हाफ अ बिलियन ईयर्स अगो अपीयर हैव इक्विप्ड विथ बायोलॉजी एंड वेल डिज़ाइन। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मीन वाइल रिसर्च ऑन फ्रूट फ्लाई इज़ फास्ट, को इफेक्टिव एंड एक्सट्रीमली वर्सटाइल। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, साइंटिस्ट कैन स्टडी म्यूटेंट डिफेक्ट इवन इफ एग नेवर हैच। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बात की जा रही है। फ्लाइज डू नॉट मीन ह्यूमन, तो फ्लाइज जो हैं वो नॉट मिनी ह्यूमन्स है, दे कैन नॉट बी यूज टू स्टडी पर्सनालिटी लॉस एज अल्जाइमर। मतलब बोल रहे हैं कि ये नॉट अ मिनी ह्यूमन्स, कि इनको हम जैसे स्टडी कर पाएँ, जैसे पर्सनालिटी लॉस को हम नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ का एग्जांपल दिया, बट दे कैन बी यूज टू स्टडी बाई न्यूरॉन डाई, मतलब न्यूरॉन्स डाई इन सच डिजीज़ एंड विच इम्पॉर्टेंट गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग। तो न्यूरॉन डाई, ये सब चीज़ें स्टडी की जा सकती है। तो ये एक तरीके से आया हुआ है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और बाकी कल वाला हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।